गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.31 एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है Q1 और Q2। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट हैं तो उसको बारी बारी से सीखेंगे हम लोग। एक चार्ज कंडक्टर है Q1 और दूसरा चार्ज कंडक्टर Q2। देखिए, दोनों की हमने डिस्टेंस सेंटर से मान ली R पर है और इनके जो चार्जेस हैं वो सेम कैटेगरी के हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके बीच में हम जानते हैं कि कूलाम फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर इन दोनों चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को नज़दीक लाएं, यानी कि पास में लाएं, तो क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि प्लस प्लस को रिपेल करता है, तो जब आप इसको नज़दीक लेके आएंगे, ब्रॉड मतलब इनको नज़दीक लेके आएंगे, तो क्या होगा कि ये चार्ज यहाँ वाले चार्ज हैं, यहाँ वाले जो चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो सारे चार्ज भाग के कहाँ आ जाएंगे, इधर किनारे पर आ जाएंगे, और ये वाले भी चार्ज किनारे पर आ जाएंगे। तो पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी जैसा कि मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये तो एक्चुअल डिस्टेंस थी ही। अब सारे चार्ज भाग करके यहाँ आ जाएंगे और इसके भी सारे चार्ज भाग करके यहाँ आ जाएंगे। पहले ये ओरिजिनल डिस्टेंस थी R। अगर ये चार्ज यहाँ आ गए और ये चार्ज यहाँ आ गए, तो इनका जो सेंटर है, इन चार्जेस का जो सेंटर है वो लगभग थोड़ा सा जो यहाँ था पहले, अब खिसक के लगभग यहाँ आ जाएगा। और इन चार्जेस की वजह से जो इनका सेंटर बनेगा चार्ज का, वो भी लगभग खिसक के इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब डिस्टेंस हमारी बदल जाएगी। अब डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब चार्ज दूसरी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ भी चार्ज दूसरी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो डिस्टेंस है चार्जेस का, जहाँ पर सेंट्रलाइज होंगे, अगर उनका हम थोड़ा सा ये देखें प्रैक्टिकली, तो शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। कहने का मतलब जो नई इफेक्टिव लेंथ है R1, वो R1 बढ़ जाएगी R से। तो अगर R1 बढ़ गई तो देखिए F क्या है, R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव जो फोर्स है अब वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव जो फोर्स है अब बढ़ जाएगा व्हेन वी ब्रॉट द स्फीयर्स टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन वी ब्रॉट द स्फीयर्स, या यहाँ लिखना चाहिए व्हेन वी ब्रॉट द टू स्फीयर्स, है ना, टू स्फीयर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो जब अगर ऐसा करेंगे तो हमारी इफेक्टिव जो है फोर्स, अब नई जो फोर्स पैदा हो जाएगी वो फोर्स पहले से कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर हम थोड़ा सा सवाल को बदल देते, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, मान लीजिए, अगर हम थोड़ा सा इसको देखें एक नया चीज़, कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और ये पॉजिटिव होता, तो अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को नज़दीक लाते तो जितना प्लस है वो इस तरफ आ जाता। नज़दीक लाने से क्या होगा, इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। देखिए, अब इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। अगर ये मान लीजिए नेगेटिव होती और ये पॉजिटिव होती, जो नज़दीक, जितना नज़दीक लाते, जितनी डिस्टेंस हम कम करते, उतना क्या होता है, इसमें फोर्स बढ़ता। जैसे मान लीजिए अभी ये डिस्टेंस थी, अब क्या है, नज़दीक लाएंगे तो देखिए सारे चार्ज इधर हो गए, सारे चार्ज इधर हो गए। जितना नज़दीक लाएंगे चार्ज और नज़दीक होता जाएगा, कंसंट्रेट होगा बिल्कुल जरा सा उस डिस्टेंस पर। तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस है अब सेंट्रल, अब यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता, निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ। तो यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती, R1 जो है लेस हो जाती, किससे, R से। ऐसी सूरत में क्या होता कि जो इफेक्टिव फोर्स है वो इफेक्टिव फोर्स बढ़ जाता पहले वाले फोर्स से। क्यों, क्योंकि ये जो R1 है हमारी अब नई, वो कम हो गई। जब R कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर B, यानी कि ये पार्ट A था, अब पार्ट हम करेंगे B वाला। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कहता है, इफ द कूलाम्स लॉ इन्वॉल्व्स 1/R3 डिपेंडेंस वुड गॉस लॉ विल बी स्टिल ट्रू। कहता है कि अगर कूलाम्स लॉ
कूलाम्स लॉ जो हम लोग फोर्स पढ़ते हैं कि फोर्स अगर कहता कि इस तरह डिपेंड करता है पावर 3 पे, तो क्या तब भी गॉस लॉ हमारा वैलिड होता, यानी वैलिड होता? तो देखें, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो गॉस लॉ कहता है, फ्रॉम गॉसेस लॉ से हम ये कहते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा ई डी एस, है ना, ई डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये गॉस लॉ वैलिड होता अगर ये फोर्स आर की पावर 3 होती। तो देखें, अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा डायमेंशनली अगर हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ करें। पहले तो ये देखें क्या ये सही है, अगर ये सही है तो कैसे सही। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है डायमेंशनली, ये क्लास 11 हम लोगों ने पढ़ा है कि लगभग ये होता है, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर ds जो है ये भी डिस्टेंस ही है, तो ds डिस्टेंस है। तो अगर हम लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड हम मानते हैं कि लेफ्ट साइड का अगर देखें तो देखिए ये तो कांस्टेंट है हमारा 4 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू तो कूलाम है, मान लीजिए कूलाम हो गई। डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ds क्या है, ये भी भाई सरफेस एरिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, सिर्फ कूलाम बचा। ये तो लेफ्ट साइड हो गया। अगर यहाँ राइट साइड देखते हैं, राइट साइड में, तो राइट साइड में एप्सिलॉन नॉट को हम कांस्टेंट ले लें, तो Q भी हमारा क्या बनेगा, Q हमारा क्या बनेगा, कूलाम, ठीक है। या यूँ कह दें कि देखिए, अब हालांकि पूरा कांस्टेंट नहीं होता है, पहले तो समझिए आप, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, मतलब ये डायमेंशन होती है। तो अगर हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट मान लीजिए ले भी लें, सपोज लेफ्ट साइड को अगर हम एप्सिलॉन नॉट ले भी लेते हैं, इसकी डायमेंशन अभी हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, और Q राइट साइड क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी, जो इसकी डायमेंशन आएगी वो कैंसिल हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर हम लेफ्ट साइड में पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। तो राइट साइड में हमारे पास क्या, कूलाम बचा यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा, कूलाम, ठीक है। यानी दोनों हमारा प्रूफ हो गया। हम चूंकि यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, पहले हमने आपको बताया नहीं, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायमेंशन में होती है, लेकिन 4 पाई तो नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसको 1/4 पाई को कांस्टेंट मान लें, इसको हम डायमेंशन मान लें, भी डायमेंशन रखी नहीं है हमने, मान लीजिए कुछ भी होगी, Q की होगी कूलाम और इसकी होगी मीटर स्क्वायर, ds की होगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, कूलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा, कूलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों देखिए इक्वल है कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैलिड हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर्स का r³ करते, अगर फोर्स r³ के फॉर्म में होता, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती। सवाल ये उठता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम रखते, अब यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि फोर्स जो है r³ के फॉर्म में होता है ना, कूलम फोर्स अगर r³ के फॉर्म में होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² लिखते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कूलम फोर्स से ही आती है, हम लोगों ने डेरिवेट किया है, तो अगर यहाँ r³ होता बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी r³ आ जाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर r³ आता, तो देखिए ध्यान दीजिए, इस वाले कॉम्बिनेशन को जो हम लोगों ने अभी इसको यहाँ कर देते हैं, जो अभी डायमेंशनली हम लोगों ने इक्वल किया है, तो अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r³ इंटू ds और इज इक्वल टू क्या होता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए हम मान लें कि 1/4 पाई डायमेंशनलेस है, Q0 की जो डायमेंशन होगी Q0 से कैंसिल हो जाएगी, ds यहाँ Q मान लीजिए कैंसिल हो गया, जो डायमेंशन आएगा इसका। अब ds इस मीटर स्क्वायर में है और यहाँ क्या है, मीटर क्यूब है, तो ये अगर मीटर क्यूब हो जाए और ये मीटर स्क्वायर हो जाए, देखिए यहाँ तो बचा कुछ नहीं, 1 बचा, मान लीजिए डायमेंशन लेस बचा। यहाँ पर अगर देखें तो कैंसिल होगा, तो 1/मीटर रह जाएगा, यानी ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ये गॉस थ्योरम वैलिड नहीं करेगी, ट्रू नहीं रहेगी, अगर ये कंडीशन आ गई तो।
तो हम यहाँ से ये शो कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसको अपने स्टेटमेंट में कि इफ़ इट इज़ देन डायमेंशनली वी कैन नॉट प्रूव द गॉस थ्योरम, तो गॉस लॉ है ना, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहता है A small test charge is released at rest at a point in electrostatic field configuration. Will it travel along the field line passing through the point? यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है सेम है ना। इधर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इधर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी कि ये यूनिफॉर्म है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें, कोई भी टेस्ट चार्ज रख दें, Q0 मान लीजिए रख दिया, तो कहता है अगर यहाँ रखेंगे तो क्या ये ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ? तो बिल्कुल ट्रेवल करेगा। अगर आप यहाँ रखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से चलती नेगेटिव में ख़त्म होती। अगर यहाँ टेस्ट चार्ज छोड़ दें आप, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव वाला इसको अटैक करेगा, तो कहाँ भागना शुरू करेगा, स्ट्रेट लाइन भागना शुरू करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो लिखना पड़ेगा यस, है ना। इन यूनिफॉर्म, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज विल ट्रेवल in straight line। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन जो उसका पार्ट है डी, उस पर ध्यान देंगे। कहता है वर्क डन किसी भी न्यूक्लियस में, मान लीजिए ये न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। कहता है जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना वर्क डन होगा। देखिए वर्क डन डिपेंड करता है, वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है तो वो वर्क डन ज़ीरो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए वो पाथ डिपेंडेंट ना हो, है ना, इट शुड नॉट बी पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्या डिपेंडेंट होना चाहिए, ये हमारा ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में है ना, पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी पाथ से हम जाएं तो उसका जो है वर्क डन चेंज हो जाए। ये हमेशा एक पॉइंट से इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो है पॉइंट, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पाथ क्लोज है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते नहीं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में कि ए टू बी गए फिर बी टू ए आए, तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि ए से बी तक गए और बी से ए तक आए, तो शुरुआत भी इसी पॉइंट से की और हमने लास्ट भी यही पॉइंट तक आए, तो वर्क डन वहाँ जीरो है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया है। इसी से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरह से अगर मान लें कि ये क्लोज सर्किट बना रहे हैं, क्लोज पाथ बना रहे हैं सर्कुलर, तो अगर पूछा जाए वर्क डन कितना है, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज है। क्लोज पाथ का मतलब हुआ स्टार्टिंग वहीं से और अंत भी वहीं से। अगर क्वेश्चन में बोला कि अगर एलिप्टिकल पाथ होता तब भी बात वही होती कि अगर यहाँ से शुरू किया है और क्लोज पाथ वो बना लिया है, तो क्लोज पाथ का मतलब वो चाहे एलिप्टिकल हो चाहे वो किसी भी शेप में हो, शेप कोई भी उससे मतलब नहीं है, तो हमेशा जो है वर्क डन ज़ीरो होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें ई पार्ट क्वेश्चन में आता है, कहता है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द
चार्ज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए होता ये है कि जब कोई चार्ज स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आपने मान लिया इसको, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है जीरो होता है, हमें मालूम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल जो है जो सरफेस पर होता है वही अंदर भी होता है, मतलब कॉन्टीन्यूअस होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा उल्टा मान के चलते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सरफेस के अंदर बिल्कुल जीरो है, तो अगर हम इसको ऐसे मान के चलें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर जीरो है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ आर बढ़ा और आर यहाँ आ गया रेडियस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा। जैसे ही इस पॉइंट पर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है उस वक्त, क्योंकि आगे जाने पर आप फार्मूला होता है E=1/4π/Q/r²। तो आर स्क्वायर होने की वजह से वो कम होने लगती। तो जब हम इस यहाँ से चले 0 0 0 0, यहाँ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस के साथ जो है कम होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो पहले 0, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम पोटेंशियल का ग्राफ बना लें। पोटेंशियल का अगर ग्राफ बनाते हैं आर के साथ, तो फार्मूला क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शन होती है 1/r² के। तो जब यहाँ पर रहता है वो, यहाँ से जब चलना शुरू करता है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है। और कहाँ तक ये रहती है, जो इस सरफेस का पोटेंशियल है वहीं तक जो है इसकी वैल्यू रहती है, जो अंदर भी। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो इस फार्मूले के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। ये स्टीप ज़्यादा मतलब गिरता है वैल्यू, ये कम गिरता है, क्योंकि 1/r होता है या 1/r² होता है, ठीक है। अच्छा, अब तो वही पूछता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टीन्यूअस होगी और पोटेंशियल कॉन्टीन्यूअस होगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान के चलें कि मान लीजिए हम इन्फिनाइट से आ रहे हैं, किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं या ऐसे ही आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से आए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये है ना, ऐसे दूर से आ रहे हैं इन्फिनाइट से, तो ये बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करो, यहाँ आके मैक्सिमम हो गया, ठीक है, मैक्सिमम हुआ और फिर वो कम होना स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ मैक्सिमम हुआ और कम हो गया, यानी कि कॉन्टीन्यूस तो हुआ नहीं, मैक्सिमम फिर एकदम जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। लेकिन पोटेंशियल की बात करते हैं अगर, तो पोटेंशियल भी देखिए गिरता है, ऐसे बढ़ेगा, यहाँ तक आके बढ़ेगा पोटेंशियल, इन्फिनाइट से अगर चलेंगे तो यहाँ तक बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही अंदर आएंगे तो वही कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ अंदर अगर हम सरफेस के आते हैं तो कॉन्टीन्यूअस पोजीशन दिखाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या शो करता है ना, इट शोज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको कि ये कॉन्टीन्यूअस होता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो F वाला पार्ट है। उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई एक सिंगल कंडक्टर है, व्हाट इज द मीनिंग वुड यू हैव गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सिंगल कंडक्टर। देखिए कोई सिंगल कंडक्टर है अगर, और सिंगल कंडक्टर को चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, हम इन्फिनाइट से चार्ज को लेके आएंगे, मान लीजिए Q चार्ज को लेके आए और यहाँ पे रखा, फिर से चार्ज को लेके आए यहाँ रखा, फिर से चार्ज को लेके आए यहाँ रखा, ठीक है। तो अब इसको जब हम चार्ज कर चुके होंगे तो ये पूरी पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है। ला कहाँ से रहे थे, इन्फिनाइट से। तो कहता है कि इसका क्या मतलब है, सिंगल चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या है, क्या इसको हम कहेंगे। तो इसको देखिए एक प्रकार का कैपेसिटर ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल जो चार्ज कंडक्टर है, अगर हम इसको चार्ज को जाने दें, अगर चार्ज को हम जाने दें तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, चार्ज इन्फिनाइट पे चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक टेस्ट चार्ज यहाँ के रख दें तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, रिपेल करके कहाँ चला जाएगा, इन्फिनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब चार्ज को हम लाए कहाँ से, इन्फिनाइट से लाए हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि इन्फिनाइट भी एक प्रकार की कोई प्लेट है जहाँ पर पोटेंशियल तो जीरो, देखिए इन्फिनाइट पर तो पोटेंशियल जीरो होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते नहीं कि भाई ये प्लेट है, इसको हमने पॉजिटिव कह दिया और ये नेगेटिव है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया और इसका जो पोटेंशियल आपका है वो जो है वो रहेगा। तो एक प्रकार का ये क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। ग्राउंड करने के बाद भी इसको हमने एक ऐसे कैपेसिटर की तरह ट्रीट किया, क्योंकि इसके बीच में चार्ज भरा हुआ है। भले ही इसका पोटेंशियल जीरो है तो क्या हुआ, इसका पोटेंशियल हाई है, तो अच्छा है ना, हाई से ही लो की तरफ चार्ज चलता है। तो अगर हम यहाँ इन्फिनाइट से लेके आए तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये क्या है, इसका पोटेंशियल जब बहुत जो होगा, मतलब जो हमने जितना चार्ज भरा होगा उसका उतना पोटेंशियल होगा, मतलब कुछ भी वैल्यू होगी इसकी। तो कहने का मतलब ये एक हमारा प्लेट बन गया और एक प्लेट हमारी इन्फिनाइट बन गई। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से क्या बन गया, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी एक प्लेट हमारी इन्फिनाइट पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, सिंगल कंडक्टर behave as a capacitor whose second plate at infinity, जिसकी सेकेंड प्लेट क्या है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जी नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा जाता है कि गेस करिए कि क्या रीज़न हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का माइका से ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का मच मोर ग्रेटर देन माइका। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम भरते हैं किसी भी कैपेसिटर पर, है ना, कैपेसिटर भरते हैं तो क्या होता है, उनका पोलराइजेशन होता है। जैसे ये है, ये पोलराइज कर जाएंगे, है ना, प्लस वाला जो नेगेटिव इनका चार्ज होगा वो इस तरफ टिल्ट करेगा और पॉजिटिव इस तरफ टिल्ट करेगा। तो एक प्रकार से पोलराइजेशन हो जाएगा, आप ऐसे समझिए पोलराइजेशन हो जाएगा। तो जिस मटेरियल का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के डिपेंड्स ऑन किस पर, पोलराइजेशन। ठीक है, अब पोलराइजेशन देखिए वाटर का ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू माइका, चूँकि माइका थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होती है, हल्की सी कंपेयर टू वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा वो फैल जाते हैं उसके मॉलिक्यूल टूवर्ड्स दिस प्लेट। तो उनका जो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से उनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है, और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए जो है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर compared to mica is more, है ना, since dipole moment of water compared to mica is more, या डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हो, पोलराइजेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में चाहें तो पोलराइजेशन भी लिख सकते हैं ऑफ वाटर, है ना, कंपेयर टू माइका इज मोर, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन माइका। इसको लिख करके बस यहीं तक इसको छोड़ देंगे। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन।